हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज, जिसमें हम मेंस लेवल के कुछ बहुत ही तगड़े सवाल कर रहे हैं। आज की वीडियो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। इसमें जैसा मैंने पहले अनाउंस किया था कि एक ही वीडियो में आपको क्लोज टेस्ट भी मिलेगा। इसी वीडियो में मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको पैरा जंबल्स भी कराऊंगा। मतलब एक कंप्लीट वीडियो में अगले 1 घंटे के बीच में मैं आपको ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा और काफी अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा। आपको ये करना है कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। अगर आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह देखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करो। मैं आ रहा हूं सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि है क्लोज टेस्ट। आइए, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। ये इसका दूसरा हिस्सा है। वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया है। मैं आ रहा हूं इसके सोल्यूशन पे। देखो, जब भी मैं क्लोज टेस्ट पढ़ाता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि एटलीस्ट आपको 2 बार क्लोज टेस्ट को पढ़ना चाहिए। एक बार आप जब पढ़ोगे तो आप इसकी समरी समझने के लिए, टोन समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए, कंटेक्स्ट समझने के लिए पढ़ोगे। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आप सॉल्व करने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, तो आई एम वॉकिंग माई टॉक। मैं जो जिस तरीके से मैंने समझाया, मैं उसी तरीके से आपको बना के भी दिखाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक करके। लिखा है यहां पर, द एक्सप्लोजन ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हैज रीडिफाइंड एंटरटेनमेंट एंड अटेंशन इन द डिजिटल एरा। लिखा है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, रील्स हो गए या शॉर्ट्स हो गए, ये जो फटा है, जो इसका एक्सप्लोजन हुआ है, उसने इंटरटेनमेंट को एक नए तरीके से डिफाइन किया है और जो अटेंशन है हमारा, उसको भी एक नए तरीके से डिफाइन किया है। Platforms that once promised creativity and communication have now become arenas of distraction and vanity। लिखा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कभी ये वादा किया करते थे कि वो क्रिएटिव लोगों को जगह देंगे, या अगर आपको क्रिएटिविटी देखनी है तो आप वहां चले जाओ, या कम्युनिकेट करने के लिए लोगों को एक स्पेस देंगे, वो अब एक अखाड़ा बन चुका है डिस्ट्रैक्शन का और सनक का, वैनिटी का। The culture of reels and shorts thrives on instant gratification, training young minds to seek stimulation over substance। लिखा हुआ है कि ये जो मतलब रील्स और शॉर्ट्स का जो कल्चर आया है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। क्या होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? आप भी इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रसित हो। क्या होता है कि आपने एक दिन पढ़ाई की, आपको लगता है कि दूसरे दिन मुझे रिजल्ट दिख जाना चाहिए। ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि मैंने अभी रील्स अपलोड किए और तुरंत मैं वायरल हो गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो उसकी आदत डलवा दी गई है। और इसकी वजह से जो यंग माइंड्स हैं, जो अभी नए लोग हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग हो रही है कि वो स्टिमुलेशन को ज्यादा चाहते हैं सब्सटेंस के ऊपर। ये चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्टिमुलेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको जो आपको मजा दे, ऐसी कोई चीज जिसको देख के आपका जो डोपामीन लेवल है वो ऊपर जाए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आप किसी भी कचड़े किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करो, लेकिन अगर लोग वाह वाह कर दे रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा है। आप उसके पीछे के सब्सटेंस को नहीं देख रहे। सब्सटेंस का मतलब होता है जिस चीज में कुछ मोरालिटी हो, जिस चीज में कुछ मैसेज हो, आप वैसी चीजों की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, एज अटेंशन स्पैन्स श्रिंक, इमेजिनेशन एंड पेशेंस आर स्टीडली डैश। लिखा है कि जैसे जैसे करके अटेंशन का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है, इमेजिनेशन और पेशेंस जो है, किसी भी चीज को लेके इमेजिन करने की जो क्षमता है या जो पेशेंस है लोगों के बीच में, वो लगातार डैश होता जा रहा है। What began as a medium of expression has evolved into a mechanism of addiction powered by algorithms that reward impulsivity and conformity। लिखा है कि जो कि एक स्टार्ट शुरू कैसे हुआ था, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह शुरू हुआ था, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी है, लेकिन धीरे धीरे करके वो किस चीज में बदल चुका है? वो बदल चुका है एक किस्म के नशे में। ये एक एडिक्शन हो चुका है, जिसको और ज्यादा ताकत मिलती है एल्गोरिदम से, जो कि इंपल्सिविटी और कंफर्मिटी को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता है। मतलब ऐसा आपको तो हमेशा YouTube पुश करेगा ना कि आप ऐसे वीडियोस बनाओ जिस पे लोग और ज्यादा क्लिक करें, जिस पे लोग और ज्यादा रिएक्ट करें। ठीक है, हो सकता है उसमें, उस वीडियो में आपने बिल्कुल कचड़ा कंटेंट डाला हो, पर YouTube को या Instagram को उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आपके नंबर ऑफ जो क्लिक्स हैं वो बस वो काउंट कर रहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं। इसका मतलब वो कंफर्मिटी को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता है। कंफर्मिटी का मतलब उसके नियम कानून को आप मान रहे हो। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल रहे हो। ठीक है, और इंपल्सिविटी को भी वो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता है। In this cycle, creativity is replaced by mimicry and thought by reflex।
लिखा है कि इस साइकिल में जो क्रिएटिविटी है ना उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है मिमिक्री से, और जो थॉट था वो रिफ्लेक्स के साथ ज्यादा ये बदल चुका है, ठीक है, रिप्लेस हो चुका है। बहुत बार आप देखना कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो स्टूडेंट्स बहुत सारी बकवास करते हैं, ठीक है, और मैं बहुत बार रिप्लाई भी करता हूं। मैं हर बार एक ही चीज जो मेरे कॉमन है, डायलॉग है सबके लिए, कि थोड़ा सोच के तो लिखो, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि आप इतने रिफ्लेक्सिवली किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने वीडियो बनाया अपने मेंस बैच का, तो मेंस बैच में मैंने सब कुछ समझाया कि जो टारगेट 25 के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा, जो 4500 के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रामर का एक्सेस मिलेगा, ये सब कुछ मैंने वीडियो में बताया। आप जाके कमेंट में पढ़ना। आए फिर जो सुबह सुबह नाश्ते में गधा खाते हैं वो सारे आए कि सर टारगेट 25 वालों का तो पैसा बर्बाद हो गया, टारगेट 25 को भी एक्सेस दे दो सर। अरे गधे इंसान, पहले वीडियो तो देखो, वीडियो में तो सब कुछ बताया हुआ है ना। पर वो करना नहीं है। क्या हो रहा है कि आप सोच नहीं पा रहे कुछ बोलने से पहले। मैं भी, हम सोच नहीं पा रहे कुछ बोलने से पहले, हम सोच नहीं पा रहे रिएक्ट करने से पहले। तो थॉट जो है वो रिप्लेस हो गया है रिफ्लेक्स से, है ना। आगे, द कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ लाइक्स एंड वैलिडेशन has produced a generation that confuses popularity with purpose। लिखा है ये जो लगातार लाइक्स और वैलिडेशन का जो लगातार जो परस्यूट है ना, जो हम पीछा कर रहे हैं कि लाइक्स मिल जाए, वैलिडेशन मिल जाए, कोई कह दे वाह वाह क्या काम किया है, इसके वजह से एक ऐसा जनरेशन पैदा हो चुका है जो कि कंफ्यूज कर गया है पर्पस को पॉपुलैरिटी से। उनके हिसाब से किसी भी किस्म की मार्केटिंग है, वो नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों ना हो, लोग तुमको आके गालियां ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन तुम उसके प्लेटफॉर्म पे आ तो रहे हो तो उसका काम हो रहा है। मतलब इस वाले मेंटालिटी पे लोग चल रहे हैं, लिविंग अ ट्रेल ऑफ इमोशनल डैश। और उससे क्या हो रहा है कि वो लोग एक इमोशनल डैश अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं। द डेंजर लाइज नॉट इन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बट इन द वे इट एक्सप्लॉइट्स साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज अंडर द गाइज ऑफ चॉइस। लिखा है कि लेकिन जो डेंजर है ना वो इस चीज के ऊपर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें डेंजर नहीं है। डेंजर किस बात का है कि जिस तरीके से ये एक्सप्लॉइट कर रहा है इंसान के साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को चॉइस के अंडर, है ना, कि जिस तरीके से ये हमारे भावनाओं के साथ खेल रहा है, जिस तरीके से इसको हमारे वीक पॉइंट्स पता है और वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये बहुत डेंजरस है ना। जो लोग हर जगह पे अपने मतलब कह लो कि आज तक आपने कुछ काम नहीं किया कि आपको किसी किस्म का रिकॉग्निशन मिले, आप कुछ उलूल जुलूल करके सोशल मीडिया में अपना रिकॉग्निशन बना ले रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जंग जीत ली है, पर एक्चुअली हो ये रहा है कि आपके साइकोलॉजिकल जो वल्नरेबिलिटीज थे, क्योंकि आपने कुछ कभी किया नहीं था, कभी आपको रिकॉग्निशन मिला नहीं, आपके सोशल मीडिया ने वो बात समझ ली और वो आपको रिकॉग्निशन दिला रहा है और आप उस पागलपन में मतलब अपना धैर्य खोकर, विवेक खोकर जो कर सकते हो कर रहे हो, ठीक है। आगे, अनलेस डिजिटल लिटरेसी इवॉल्व्स इनटू डिजिटल डिसिप्लिन, सोसाइटी विल विटनेस अ साइलेंट एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लिखा है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कि जब तक जो डिजिटल लिटरेसी है वो डिजिटल डिसिप्लिन में नहीं बदल जाती, तब तक सोसाइटी जो है वो एक एपिडेमिक से गुजरेगा, डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है। वेयर टाइम, टैलेंट एंड इंटेलेक्ट आर डैश। लिखा है कि वो एक ऐसे किस्म के एपिडेमिक से गुजरेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही लोगों को मिलेगा, जहां पे टाइम का, टैलेंट का, समझ का, इंटेलेक्ट का, जो हमारी बुद्धिमत्ता है उसको डैश किया जाएगा इंटरटेनमेंट के नाम पर, है ना। एंड द फ्यूचर बिकम्स अ कैजुअलिटी ऑफ क्यूरेटेड डैश रेदर देन ऑथेंटिक डैश। और जो इंटरटेनमेंट के नाम पे जो मतलब कचड़ा फैलेगा, उसके साथ साथ जो फ्यूचर है ना हमारा, वो एक बहुत ही क्यूरेटेड मतलब अच्छे तरीके से बनाया हुआ डैश का कैजुअलिटी हो जाएगा, ऑथेंटिक डैश का नहीं, राइट। हमने पूरा पैसेज समझा अभी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरऑल टोन क्या है पैसेज का, तो ओवरऑल टोन पैसेज का नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, कंटेक्स्ट क्या है पैसेज का, तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो आजकल का कंटेंट है वो हमें हमारा दिमाग खराब कर रहा है, या किस तरीके से जो क्विक ग्रेटिफिकेशन है वो हमारा दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है। मतलब हम अपने लाइफ में पर्पस भूल चुके हैं, हम केवल और केवल वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। आई, अब हमें जब कंटेक्स्ट समझ में आ गया, अब हम एक एक करके फिलअप करने की कोशिश करते हैं। मैं अब वही लाइन पढ़ूंगा जहां पे ब्लैंक था। तो क्या लिखा है कि एज अटेंशन स्पैन्स श्रिंक, जैसे जैसे अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं, इमेजिनेशन एंड पेशेंस आर स्ट्रीटली डैश। इमेजिनेशन और पेशेंस जो है वो धीरे धीरे करके डैश होते जा रहे हैं। अब जरा ब्लैंक वन की डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या आपको लाइन से क्या समझ में आ रहा है
कि अटेंशन स्पैन के श्रिंक होने की बात हो रही है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। अब सोचो अगर मेरा ध्यान लगाना किसी चीज के ऊपर कम होगा तो मेरा पेशेंस बढ़ेगा, मेरा इमेजिनेशन बढ़ेगा, या मेरा पेशेंस या इमेजिनेशन घटेगा? ऑब्वियसली मेरा पेशेंस या इमेजिनेशन घटेगा। तो ये लगातार घट रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए था, कोई नेगेटिव वर्ड यहां पे होना चाहिए। आइए ऑप्शन पे आइए। लिखा है इरोडेड। इरोड का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे करके खत्म होना, ठीक है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना या जमा करना। तो कंसोलिडेटेड तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। रेजुविनेटेड का मतलब होता है फिर से किसी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है सुदृढ़ करना, किसी चीज को बहुत स्ट्रांग बनाना, नहीं हो सकता, पॉजिटिव बात है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आगे बढ़े, ब्लैंक नंबर 2 पर आते हैं, सीधा सीधा उस ब्लैंक पर आएंगे जहां पे हमारा सवाल है। लिखा है द कांस्टेंट परस्यूट ऑफ लाइक्स एंड वैलिडेशन हैज प्रोड्यूस्ड अ जनरेशन दैट कंफ्यूजेस पॉपुलैरिटी विद पर्पस। लगातार जो लाइक्स और वैलिडेशन की जो चाह है उसने एक ऐसा जनरेशन बना दिया है जो कि पॉपुलैरिटी को पर्पस के साथ कंफ्यूज करता है, लिविंग अ ट्रेल ऑफ इमोशनल डैश। और अपने पीछे ये जनरेशन क्या छोड़ते जा रहा है? एक इमोशनल डैश छोड़ते जा रहा है। अब देखो यहां तो कोई अच्छी बात तो की नहीं गई है इस जनरेशन के बारे में। क्या बोला गया है कि लगातार इनको लाइक्स और वैलिडेशन चाहिए, जिसकी वजह से कंफ्यूज कर जा रहे हैं पॉपुलैरिटी को पर्पस के साथ। तो अगर ये मतलब ऐसे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो ये अपने पीछे क्या कुछ अच्छा ही छोड़ेंगे? नहीं ना, कुछ नेगेटिव चीज ही तो छोड़ेंगे। मतलब यहां पे भी क्या ब्लैंक होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। आइए ऑप्शन पे। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब होता है जब आप पल में शोला पल में माशा होते हो, विच मीन्स के आपका कह लूं कि सिस्टम है वो तुरंत बूट और रिबूट होता है, विच मीन्स आप तुरंत नाराज हो जाते हो, तुरंत खुश हो जाते हो, ये वोलेटिलिटी है। एग्जॉशन का मतलब होता है थक जाना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक जगह पे ठहर जाना। रेजिलियंस का मतलब होता है आप कितने आसानी से अपने आप को मोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब आप कितने ऑलराउंडर हो, वो रेजिलियंस है। तो ये तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ये तो नहीं हो सकता। 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड है, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट था यहां पे कि वो अपने पीछे एक इमोशनल डैश छोड़कर जा रहा है। क्या वो अपने पीछे एक इमोशनल ठहराव छोड़कर जा रहा है? अगर इमोशनल ठहराव छोड़ के जा रहा है, इमोशनल स्टैग्नेशन छोड़कर जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, स्टैग्नेशन छोड़कर नहीं जा रहा, ये अपने पीछे एक इमोशनल वोलेटिलिटी छोड़कर जा रहा है कि कभी ये बहुत खुश होता है, कभी ये बहुत दुखी होता है। ये हमारे कंटेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। ये अपने पीछे एक इमोशनल एग्जॉशन छोड़कर जा रहा है, क्योंकि इसको लगातार वैलिडेशन चाहिए होता है। जब इसको वैलिडेशन नहीं मिलता तो ये डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो ये कहते हैं मैं एंशियस हो रहा हूं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी जो चीजें ये हमेशा आपको एक ऐसी अवस्था में लेके जाती है जहां पे आप अपनी खुशियां किसी और के हाथ में दे देते हो, ठीक है। लोग बहुत लूजली यूज कर देते हैं मैं डिप्रेशन में हूं, लोग बहुत लूजली यूज कर देते हैं कि मुझे एंशियसनेस है। आपको पता भी है डिप्रेशन क्या होता है? आपको पता भी है कि जब इंसान को एंशियसनेस होता है तो वो कैसा हो जाता है? आपको नहीं पता, आपने देखा भी नहीं होगा आज तक किसी को डिप्रेशन में। सैड होने को डिप्रेस होने से कंफ्यूज कर जा रहे लोग। आपका दिन खराब है, आप सैड हैं, आप डिप्रेस नहीं है। डिप्रेशन वो होता है जिसमें बहुत खुशी की खबर भी आपको 30 सेकंड के लिए खुश करती है और फिर आप अपने जोन में चले जाते हैं। आपको नहीं पता, वो एक क्लिनिकल डिजीज है। तो उसको ना इतना लूजली मत यूज करो कि मैं डिप्रेशन में हूं, वो डिप्रेशन में चला गया, रिजल्ट नहीं हो रहा, डिप्रेशन में जा रहा। डिप्रेशन सैडनेस नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात को समझना। इतना लूजली मत यूज किया करो, बीमारी है वो। अगला देखो, 3 नंबर पर आता है, लिखा है कि अनलेस डिजिटल लिटरेसी इवॉल्व्स इनटू डिजिटल डिसिप्लिन। अभी जब मैं मतलब ये बोल रहा हूं ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एनालॉजी दूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। कभी अगर ऐसा होता है कि आपके पांव में दर्द है तो कभी आप ये कहते हो कि मेरे पैर में कैंसर हो गया? नहीं कहते ना, आप बचते हो ना ऐसी चीजें बोलने से। तो सेम आप जब उदास होते हो और कहते हो ना मैं डिप्रेस्ड हूं, तो सेम चीज बोल रहा हूं कि पांव के दर्द को कैंसर बोल रहा हूं। ये उन पेशेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग अनजाने में, जो एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन से सफर करते हैं। तो इतने भारी भारी टर्म्स ऐसे कॉमनली मत यूज किया कीजिए। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदारी दिखाना इन चीजों के ऊपर ना, मजाक नहीं बनाना किसी का। लिखा है कि अनलेस डिजिटल लिटरेसी इवॉल्व्स इनटू अ डिजिटल डिसिप्लिन, सोसाइटी विल विटनेस अ साइलेंट एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लिखा हुआ है कि जब तक डिजिटल डिसिप्लिन नहीं आएगा, एक किस्म का साइलेंट एपिडेमिक आया है डिस्ट्रैक्शन का, जहां पर टाइम, टैलेंट और इंटेलेक्ट डैश है। अब सोचो यहां पे टर्म यूज किया गया है एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो जहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, और एपिडेमिक टर्म यूज किया गया, बीमारी का टर्म यूज किया गया यहां पे। तो जहां पे इस लेवल पे डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, वहां क्या टाइम की वैल्यू होगी?
या टैलेंट की वैल्यू होगी या इंटेलेक्ट की वैल्यू होगी? नहीं साहब, इनकी वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें कोई नेगेटिव वर्ड डालना है। क्या समझ पा रहे हैं आप ये बात? आई 3 नंबर पे लिखा है कि वेयर टाइम टैलेंट एंड इंटेलेक्ट आर स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, किसी चीज को ना व्यर्थ कर देना। ये तो हो सकता है कि हम ऐसे लेवल पे चले जाएंगे जहां पे हम इंटेलेक्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टैलेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पे टैलेंट, इंटेलेक्ट और टाइम को मैनिफेस्ट किया जाता है। ये तो पॉजिटिव वर्ड है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कुछ हो जाए भविष्य में, आप इसकी कामना करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल बर्बाद कर देना, निस्ते नाबूद कर देना। ये वाला टर्म भी हो सकता है। अगला है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन अ पेन, अ पेन, टू लेसन पेन। किसी चीज को लेके जो दर्द है, उस दर्द को कम कर देना मिटिगेट करना कहलाता है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि टाइम, टैलेंट और इंटेलेक्ट के दर्द को कम कर देगा? नहीं, सेंस नहीं है। अब या तो आंसर स्क्वांडर्ड या तो आंसर ऑब्लिटरेटेड है। देखो, ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। क्या ये लाइन, आप समझना, क्या ये लाइन सही है कि इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि टाइम खत्म हो जाए, टैलेंट खत्म हो जाए, इंटेलेक्ट खत्म हो जाए? खत्म नहीं होगा, उसको लोग बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑब्लिटरेटेड सही टर्म नहीं है। सही टर्म क्या है? स्क्वांडर्ड, है ना। आगे देखो, इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसका रिफ्लेक्शन आपको हमारे फील्ड में भी दिखता है ना। कुछ बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर को मैं जानता हूं, कुछ बहुत अच्छे, इंग्लिश में तो नहीं बोल सकता, जो अच्छे टीचर हैं वो फेमस है, पर मैथ्स में मैं ये बहुत देखता हूँ, जीएस में मैं ये बहुत देखता हूँ कि जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना, उनके उनका नाम भी स्टूडेंट्स नहीं लेते ना, उनका नाम शायद पता भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को। क्योंकि वो वाला चीज चल रहा है ना कि आप जितना इंटरटेन रख पाओगे स्टूडेंट को, आप उतने महान हो, तो लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब उनकी भी गलती नहीं है, जो जो डिमांड है वही सप्लाई होगा। मैं तो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की गलती मानता हूँ, टीचर्स की गलती की जगह पे। आपने इस किस्म का एक बबल क्रिएट कर दिया है जहां पे आप मजबूर करते हो किसी टीचर को कि वो अपना एंटरटेनमेंट का साइड दिखाए, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाए, अपनी शादी दिखाए, ऑनलाइन कैमरा के ऊपर प्रपोजल दे। ये सारी चीजों के ऊपर आपने मजबूर कर दिया, क्योंकि आप व्यूज भी उसी को दोगे। अभी जैसे मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूं आपको, आज तक मेरे चैनल पे कभी भी कोई भी उलूल जुलूल कंटेंट नहीं मिला होगा, ना मिलेगा आगे। रेस्ट एश्योर्ड, नहीं होगा ग्रोथ तो फाइन, पर मैं उससे खिलवाड़ नहीं करूंगा। पर मेरी उतनी ग्रोथ नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके बहुत सारे रिव्यूज आते हैं कि सर आप तो बहुत ग्रो करोगे, बहुत अच्छा कंटेंट है सर आपका, बहुत ऑफर्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से कि सर हमसे जुड़ जाइए। पर उस लेवल का ग्रोथ नहीं होगा, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस आपके लेवल पे जाके, जिस लेवल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे वही बात है कि धीरे धीरे क्या होगा कि इस लेवल पे लोग डिस्ट्रैक्शंस को वैल्यू करने लगेंगे कि जो टैलेंट है, जो इंटेलेक्ट है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। ठीक है, जो उस साँचे में ढल पाएंगे वो टिकेंगे, जिनको लगेगा कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है ये सब, मैं ऐसा हूं ही नहीं इंसान, तो फिर आप छोड़कर निकल जाओगे वहां से। ऐसी चीजें होंगी आगे। Anyways, coming back to the topic, लिखा है in the name of entertainment and the future becomes a casualty of curated dash। और जो हमारा भविष्य है वो क्या बन जाएगा? वो एक कैजुअलिटी बन जाएगा। ठीक है, कैजुअलिटी बन जाएगा किस चीज का? हानिग्रस्त हो जाएगा किस चीज का? क्यूरेटेड डैश का। अच्छा, ये पूरा कंटेक्स्ट क्या है? हम ये कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो टाइम, टैलेंट और इंटेलेक्ट बर्बाद होगा इंटरटेनमेंट के नाम पे। ये सारी चीजों से आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा? फ्यूचर जो क्यूरेट किया जाएगा, यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड होगा? होगा ना। बोल रहा रैदर देन ऑथेंटिक, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए कि कुछ अच्छा होने की जगह पे कुछ खराब हो जाएगा। तो 4 नंबर में कुछ नेगेटिव होना चाहिए, 5 नंबर में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? लिखा है एंड द फ्यूचर बिकम्स अ कैजुअलिटी ऑफ क्यूरेटेड नैरेटिव्स। नैरेटिव्स का मतलब होता है कहानी, कहानी, है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर जो है वो एक कैजुअलिटी ऑफ क्यूरेटेड कहानियां बन जाएगा। कहानियां नहीं बनेगा भाई, इल्यूजन, एक भ्रम बन जाएगा। इसके होने के चांसेस है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो जनरेशन अल्फा है, जनरेशन बीटा है, वो इल्यूजन में जिएगा, वो भ्रम में जिएगा, है ना। तो ये भ्रम वाला वर्ड हो सकता है। आगे लिखा हुआ है एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है जब किसी चीज के बीच में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ जाए, उसको एनोमली कहते हैं, है ना। ऑड वन आउट, एक्सेप्शन, उसको एनिमलीज कहा जाता है। तो लिखा है कि फ्यूचर जो है वो एक क्यूरेटेड एनिमली बन जाएगा। फ्यूचर एनिमली नहीं बन सकता, फ्यूचर जो है क्यूरेटेड कंफ्यूजन बन जाएगा। अब कंफ्यूजन है या इल्यूजन है? इल्यूजन ज्यादा प्रीफर करेंगे हम, ठीक है, कंफ्यूजन कम प्रीफर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगला वाला वर्ड देखना, किसी चीज के बदले, तो किसी चीज के बदले कंफ्यूजन थोड़ी बनेगा, किसी चीज के बदले इल्यूजन बनेगा। समझ पा रहे हो? तो फ्यूचर जो है वो एक कैजुअलिटी बन जाएगा, एक क्यूरेटेड इल्यूजन का। लोग भ्रम में जीना स्टार्ट करेंगे रैदर देन
authentic creativity rather than authentic conformity rather than authentic plurality या intensity। उसके किसके जगह पे हम भ्रम में जीना स्टार्ट कर देंगे, किसकी जगह पे, ऑथेंटिक क्रिएटिविटी की जगह पे हो सकता है, ऑथेंटिक कंफॉर्मिटी की जगह पे। कंफर्म का मतलब होता है टू फॉलो रूल्स, रूल्स फॉलो करना। रूल्स फॉलो करने की जगह पे हम इल्यूजन में चले जाएंगे, सेंस नहीं है। प्लूरैलिटी का मतलब होता है जहां पे विविधता हो, जहां पे डाइवर्सिटी हो, बहुत सारे लोग साथ में रहें। तो लिखा है कि जहां पे क्यूरेटेड इल्यूजन बनेगा ऑथेंटिक विविधता के बीच में, नहीं ऑथेंटिक इंटेंसिटी नहीं। आंसर क्या होगा, ऑथेंटिक क्रिएटिविटी की जगह पे लोग जो है वो एक क्यूरेटेड इल्यूजन में रहेंगे। ठीक है, मतलब रियल चीज जो है लोग उसको नहीं देखेंगे, उसकी जगह पे जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं उसके ऊपर लोग ज्यादा जिएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब जितने पैसेज के दौरान जितने भी टफ वर्ड्स आए थे वो सारे के सारे यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसके वर्ड्स का नोट्स बना लेना। मैक्सिमम वर्ड्स जो यहां पे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के। ठीक है, पीडीएफ कहां से मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको जो हमारा ऐप है क्यूइंग। क्यूइंग ऐप पे एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पर आपको पूरी की पूरी सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एडेड होती है। विथ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों मिलेगा। ठीक है, बट वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, आप जाकर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आएंगे अगली चीज पे। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी जब भी ऐसा होता है मैं बोलता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे बनाना है, क्या तरीका है बनाने का, समझाया पहले भी आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे आएंगे। हमेशा कोशिश कीजिएगा इस चीज को फॉलो करने का, क्योंकि कई बार पैसेज बहुत लंबा होगा, ऐसे केस में आपको ध्यान नहीं रहेगा कहां से सवाल पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब मैं तो यहां तक बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि नोट कर लिया करो जो भी कीवर्ड्स हैं। आइए देखते हैं। According to the passage, what does the proliferation of options, why does the proliferation of options often erode satisfaction? तो क्या लिखा हुआ है किसमें, मैं नोट करवा दे रहा हूं कीवर्ड प्रोलिफेरेशन, इरोड, सेटिस्फैक्शन। पैसेज में अगर कहीं पर ऐसा कुछ हमें मिला तो हम समझ जाएंगे ये हमारा आंसर है। क्या पूछा गया था पैसेज के हिसाब से, जो ऑप्शंस का प्रोलिफेरेशन हुआ है वो क्यों सेटिस्फैक्शन को इरोड करता है। अगला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। एक क्लॉज यहां पे लिखा गया है, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस यहां पे लिखा गया है जिसमें दो क्लॉज है। आपसे पूछा जा रहा है अंडरलाइंड वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, ये कौन से तरह का क्लॉज है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, देख लेंगे। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट है। इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। What inference can be drawn, कौन सा इंफरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीन इंफरेंसेस यहां पे लिखे हैं, ओनली वन ओनली टू करके हमें आंसर करना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द पैसेज। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका टाइटल क्या हम रख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस देख के लग रहा होगा कि जो एकदम रीसेंट लेवल है एसएससी का, उस रीसेंट लेवल को यहां पे मैंने टच किया। ठीक है, रिलेवेंट रखने की पूरी कोशिश की गई है, ना बहुत डिफिकल्ट है ना बहुत आसान है, पर जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था उसी हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड प्राइड्स इटसेल्फ ऑन अबंडेंस। जो अभी की दुनिया है ना, उसे बड़ा घमंड होता है कि हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा हैं। एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ फ्रॉम फूड एंड फैशन टू आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी ऑफर्स अ स्टैगरिंग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। लिखा है कि जितना भी स्फेयर है जीवन का, फूड से लेके फैशन तक, आइडियोलॉजी से लेके आइडेंटिटी तक, वो सारे के सारे आपको बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं। द सुपरमार्केट, द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, द स्मार्टफोन ऐप एंड द रियल्म ऑफ बिलीफ ईच एक्सटेंड्स अ डैजलिंग एरे ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रॉमिसिंग लिबरेशन थ्रू सिलेक्शन। समझना, लिखा हुआ है कि जो सुपरमार्केट है, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्टफोन ऐप है, और जो इनफैक्ट जो रियल्म ऑफ बिलीफ है हमारे आसपास में, ठीक है, मतलब जो चीजें के ऊपर हमें भरोसा करना है, ये सब के सब आपको डिफरेंट एरे ऑफ पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस है। प्रॉमिसिंग लिबरेशन थ्रू सिलेक्शन, और ये आपसे वादा करते हैं कि आपको इतने ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप आजाद रहोगे कुछ भी चुनने के लिए। येट beneath this surface of freedom lies a subtler enslavement. Choice, often the emblem of autonomy, has become
द आर्किटेक्चर ऑफ एंजाइटी। लिखा हुआ है कि लेकिन इसके बावजूद इन सब के नीचे, मतलब ये जो आजादी है आपको चुनने की, उसके नीचे एक गुलामी छिपी हुई है, एक ऐसी गुलामी जिसको आज तक हम रियलाइज नहीं कर पाए। चॉइस जिसे एक वक्त पे आजादी का एम्बलम माना जाता था, आजादी का साक्षी माना जाता था, वो अब एक आर्किटेक्चर ऑफ एंजाइटी है। अब चॉइस ही आपको बेचैनी दे रही है। द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न अबेंडेंस इज दैट इट मल्टीप्लाइज डिजायर फास्टर देन सेटिस्फाइज इट। बहुत अच्छा लाइन है। लिखा है कि अभी के ऊपर जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो अभी जो विरोधाभास वाली बात है वो ये है कि आजकल हमारे पास पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन हमें तो इतनी चीजों से संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये हमारी इच्छाओं को और बढ़ा रही है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं कि आप नेटफ्लिक्स खोलते हो कोई मूवी देखने के लिए। अब नेटफ्लिक्स में तो मुझे नहीं पता कितना है, मान लेते हैं 10,000 से भी ज्यादा मूवीज होंगे, तो आपको तो संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन आपने, मैंने, हम सब ने घंटों बिताए हैं सिर्फ ये चूज करने में कि देखना क्या है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे डिजायर्स को बढ़ाता है। ये हमें लगता है कि अच्छा 10,000 ही है, और चाहिए और चाहिए, तो हमें और ज्यादा चाहिए, रादर देन कि हमको सेटिस्फाई करे, ये हमारी लालच को और बढ़ाता है। द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑप्शंस फ्रेगमेंट्स अटेंशन, डिफ्यूजेस सेटिस्फैक्शन एंड करोड्स कंटेंटमेंट। लिखा है कि ये जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा संख्या में रिप्रोड्यूस होना या बढ़ना। तो ये जो ऑप्शंस जो हैं, ये जो बहुत ज्यादा बढ़े हैं ना, इसने हमारे अटेंशन को फ्रेगमेंट कर दिया, हमारे अटेंशन को बांट दिया है, हमारे सेटिस्फैक्शन को डिफ्यूज कर दिया, हमारी संतुष्टि को खत्म कर दिया है, और हमारा जो कंटेनमेंट था, हम जो अपने आप में खुश थे, उसको भी करोड़ कर दिया है, उसको भी ये खराब कर दिया है। कुछ चमक रहा है। यहां से एक सवाल पूछा गया था कि प्रोलिफरेशन जो है वो क्या, जो ऑप्शंस का प्रोलिफरेशन है उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। अब देखो कीवर्ड लिखने से फायदा होता है या नहीं होता है। यहां लिखा होता प्रोलिफरेशन इरोड सेटिस्फैक्शन। क्या ऐसा होता है? यहां पे हमने पढ़ा कि ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो बढ़ जाता है, सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, कंटेंटमेंट करोड़ हो जाता है। ऑप्शन पे बिकॉज मोर चॉइसेस लीड टू ग्रेटर क्लैरिटी। ज्यादा चॉइस से ज्यादा क्लैरिटी आती है, ये तो उल्टा बात है, कम क्लैरिटी आती है ना। बिकॉज एन एक्सेस ऑफ ऑप्शन फ्रेगमेंट्स अटेंशन एंड एम्पलीफाइज डाउट। ये वाला आंसर हो सकता है ना कि जब ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तो हमारा अटेंशन कम हो जाता है, डाउट्स बढ़ जाते हैं। ये आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। बिकॉज पीपल लैक एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि लोगों को जो मीनिंगफुल चीजें हैं उन तक पहुंचने का कम मौका मिलता है। ये वाला हमारा लाइन नहीं था, हम अपने मन से कुछ ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज मेक ऑप्शंस इररिलेवेंट इन मॉडर्न लाइफ। क्योंकि अगर चीजें कम हो तो वो अक्सर इररिलेवेंट हो जाती हैं। ऐसा किसने कहा? फिर तो हमारे पूर्वज, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए था कि हमारे पूर्वज खुशी नहीं होने चाहिए थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत कम था। ऐसा तो नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़े यहां से। लिखा इन सीकिंग द बेस्ट वी ऑफन लूज द कैपेसिटी टू वैल्यू द मेयरली गुड। अक्सर क्या होता है कि कुछ अगर बहुत अच्छा चुनने में, मतलब हमें एकदम बेस्ट चाहिए, उस सोच में अक्सर जो चीजें ठीक ठाक है हम उनको इग्नोर कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग बिकम्स नॉट एन एक्ट ऑफ फ्रीडम बट अ परफॉर्मेंस ऑफ डाउट। लिखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये कोई एक्ट ऑफ फ्रीडम नहीं है बल्कि एक डाउट का परफॉर्मेंस है। हॉन्टेड बाय द ऑल्टरनेटिव्स वी रिजेक्ट। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जिसको रिजेक्ट कर देते हैं हमें ऐसा फील होता है कि वो वाला भी शायद अच्छा था। ये फोमो वाली चीज होती है ना। मैं आपको कल का एग्जांपल बताता हूं। तो मुझे ना खाना खाते हुए टीवी देखने की आदत है। तो कल मैं खाना खा रहा था और इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा था। जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता है मैं क्रिकेट एंथुसियास्ट हूं, मैं सारे मैचेस देखता हूं। तो मैं इंडिया का मैच देख रहा था। अब मुझे सडनली ना, जब मैं मैच लगा रहा था हॉटस्टार पे, तो मुझे एक रिकमेंडेशन आया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो मार्च 2024 में हुई थी आई थिंक। तो मार्च 2025 में, नॉट 24 में, 2025 में जो हुआ था उसका हाईलाइट का ऑप्शन आया। अब देखो, अब मुझे चॉइसेस मिलने लगे। अगर मैं केबल टीवी पे देखता तो मैं मैच लगा के मैच आराम से देखता। अब मुझे क्या हुआ? मुझे ऑप्शन मिल गया, है ना। अब मैंने क्या किया? चैंपियंस ट्रॉफी का मैच लगाया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सा देखूं, सेमीफाइनल देखूं, फाइनल देखूं, इंडिया पाकिस्तान देखूं, इंडिया बांग्लादेश देखूं, मैं कौन सा मैच इसमें देख जाऊं। जब तक मैंने खाना खाया मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे क्या देखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये कोई फ्रीडम का एक्ट नहीं है, ये डाउट का परफॉर्मेंस है। और दूसरा, अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी का मैच लगा भी देता फिर मुझे क्या करना पड़ता कि क्रिकबज़ पे ऐप पे मुझे देखना पड़ता करंट इंडिया का स्कोर क्या है, क्योंकि मुझे वो भी नहीं छोड़ना है। तो मुझे वेस्ट इंडीज का मैच भी नहीं छोड़ना था, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के हाइलाइट्स भी देखने थे। इसका मतलब क्या है कि मुझे अक्सरा वो ऑल्टरनेटिव्स हॉन्ट करते हैं, मुझे अक्सरा वो ऑल्टरनेटिव्स का ध्यान आता है जो मैंने छोड़ दिया कि वो भी तो ठीक था, हो सकता है उसको भी देख लेते। The culture of endless choice breeds an illusion of control while deepening the experience of inadequacy.
ऐसा है कि जब हम जब ये वाला जो कल्चर है ना एंडलेस चॉइस का, कि जितनी चीज चाहो उतनी चीज अवेलेबल है, तो अक्सर हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इनएडिक्वेसी, अपर्याप्त, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं देखना। उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। This overload is not confined to consumption alone. Relationships, careers, and even identities are curated, compared, and continually optimized. लिखा है कि ये जो ओवरलोड है ना, ये केवल कंजम्पशन तक नहीं है, रिलेशनशिप की बात है, करियर की बात है और आइडेंटिटीज की बात है। इनको क्यूरेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और लगातार ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत तगड़ा लाइन है। हम सब अभी ये चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ना, उनके पास चॉइस है, तो चूंकि चॉइस है तो वो एक्शन ले रहे हैं। द इंडिविजुअल इक्विप्ड विद इन्फिनाइट ऑप्शंस पैराडॉक्सिकली स्ट्रगल टू कमिट। लिखा है कि जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, अक्सर वो कमिट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें कमिट कर जाएंगे तो दूसरा छूट जाएगा। चॉइस फटीग रिप्लेसेस कन्विक्शन। आपके पास जब चॉइसेस और इतने चॉइसेस हो कि चॉइसेस ही आपको थकाते हैं, तो अक्सर आप एक चीज के ऊपर कन्विक्शन नहीं लाते। अबंडेंस इरोड्स अप्रिसिएशन। जब आपके पास ज्यादा चीजें होती हैं तो आप किसी की खुल के तारीफ नहीं करते, है ना। इन द डिजिटल मार्केट प्लेस ऑफ अटेंशन, humans oscillate between indulgence and dissatisfaction, consuming endlessly yet feeling perpetually unfulfilled. लिखा है कि ये जो ये जो डिजिटल मार्केट प्लेस है अटेंशन का, इसमें इंसान ऑसिलेट कर रहा है। इंसान ना एक पेंडुलम की तरह इधर उधर भटक रहा है इंडल्जेंस और डिससेटिस्फैक्शन के बीच में, कि आप चाहते हो कि मैं नेटफ्लिक्स भी देख लूं, मैं प्राइम भी देख लूं, और लगता है नेटफ्लिक्स में अच्छी मूवीज नहीं, प्राइम में अच्छी मूवीज नहीं है, और उसकी वजह से हम एंडलेसली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर भी असंतुष्ट मानते हैं। At a civilization level, the obsession with multiplicity undermines moral clarity. लिखा है सिविलाइजेशन के लेवल पे जो ऑब्सेशन है ना, मल्टीप्लिसिटी को वो जो मल्टीप्लिसिटी है वो अंडरमाइन करती है क्लैरिटी को। अगर सिविलाइजेशन लेवल पे बात किया जाए तो लोग इससे ऑब्सेस्ड हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, है ना। भाई मेरे पास एक ही गाड़ी है, पर वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये भी तो हो सकता है ना। पर यहां पे ये है कि मल्टीप्लिसिटी होनी जरूरी है, और उसकी वजह से ना मोरल क्लैरिटी लोगों के बीच में नहीं है। Societies accustomed to limitless selection begin to perceive compromise as a deprivation. और चूंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा लिमिटलेस सिलेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है कि जहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना, लोग उसको कमियां समझने लगते हैं, लोग उसको डिप्रिवेशन समझने लगते हैं। और ये आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, कि जहां पे आपको रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप तुरंत उसको छोड़ के किसी और के पास कमिट कर लेते हो, है ना। आगे, when everything is potentially attainable, nothing retains sanctity. जब हर चीज आपके सामने मौजूद होगी ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी आप वैल्यू करोगे, जो आपके लिए पवित्र होगा या जो चीज आपको एक्साइट करेगा। इसका एग्जांपल देता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो हर संडे को सेटमैक्स पे सूर्यवंशम आता था, ठीक है। और हम सब, हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं, हमने 20-25 दफा सूर्यवंशम देखा होगा, राइट। वो राजा बाबू, सूर्यवंशम, अनाड़ी नंबर 1, हीरो नंबर 1, इसका एक फेज चलता था, हर सैटरडे संडे आता था और हम लोग खुशी खुशी देखते थे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। उसके बाद जब हम एक मूवी कहीं देखने चले गए, लेट्स से घर वालों ने परमिशन दे दी, और कभी अगर फैमिली के साथ चले गए, एक मूवी देख लिया, तो लगता था भैया मेरा पूरा महीना बन गया, क्योंकि इस महीने मैंने एक थिएटर जाकर मूवी देखी है। कट टू टूडेज टाइम, ओटीटी है, हर मूवी है, क्या स्पेशल फील होता है अब आपको? थिएटर जाना स्पेशल फील नहीं होता, मूवीज रखना स्पेशल फील नहीं होता। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग का डिस्कशन चल रहा था कि फेस्टिवल सब स्पेशल फील नहीं होते, है ना, कि अब होली स्पेशल फील नहीं होता, अब दिवाली स्पेशल फील नहीं होता, ऐसा क्यों? तो मेरा जो रीजनिंग था, जिससे वहां के लोगों ने अग्री भी किया, मेरी रीजनिंग इसके ऊपर यह है कि पहले चीजें बहुत रेयरली अवेलेबल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम जैसे लोग, हम लोग साल में केवल 2 बार कपड़े खरीदते थे। हमारे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में दीपावली पे एक बार कपड़े मिलते थे और होली पे एक बार कपड़े मिलते थे। अभी के टाइम पे आप हर हफ्ते कपड़े खरीदते हो, क्योंकि 400-500 में क्विक फैशन है, तुरंत टी शर्ट खरीदा, 4 दिन पहना फेंक दिया, शर्ट खरीदा, 4 दिन पहना फेंक दिया। अब क्या स्पेशल फील होगा? पहले रेयरली घर में पूरियां बनती थी, खीर बनता था, अब आपका जब मन करता तब खीर बना के खा लेते हो, क्योंकि हम सब भगवान की दया से सबके पास पैसे हैं, खाने पीने की कमी किसी के पास नहीं है। आपका मन कहीं घूमने का करता, आप तुरंत उठ के चले जाते हो, तो कैसे स्पेशल फील होगा? अब तो हमने हर एक दिन में उसको इंक्लूड करके, जो चीज हम फेस्टिवल में किया करते थे, हर एक दिन में उसको इंक्लूड करके हमने उसको बिल्कुल नॉर्मल बना दिया है ना। और इसमें कुछ खराबी नहीं है, पर मैं बस बता रहा हूं कि इसकी वजह से चीजों की सैंक्टिटी जा रही है ना, चीजों की पवित्रता जा रही है। द फ्रीडम टू चूज बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फियर ऑफ मिसिंग आउट।
लिखा हुआ है कि जहां पे चूज करने की आजादी और ये नहीं देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला मेरा छूट जाएगा, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। In the end, the tyranny of abundance reduces freedom to hesitation and converts autonomy into restlessness. लिखा हुआ है कि अगर अंततः बात की जाए तो ये जो abundance है ना, मतलब ये जो बहुत सारे choices हैं, ये हमारे फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, हेजिटेशन में बदल रहे हैं, और ऑटोनॉमी को, जो हमारी आजादी थी कि हम जो चाहेंगे वो देखेंगे, उसको ये बेचैनी में बदल रहे हैं। Perhaps the challenge is not to expand choice but to cultivate discernment. लिखा है कि जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि चॉइसेस जो बढ़े हैं, चॉइसेस ये है, चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से लोगों के अंदर जजमेंट पैदा करें। डिसर्नमेंट का मतलब जजमेंट होता है, लोगों के अंदर जजमेंट कैसे पैदा करें। द विजडम टू चूज लेस एंड वैल्यू मोर, ये समझदारी आना कि हम कम में ज्यादा वैल्यू करें, मतलब हम चीजों को कम चूज करें लेकिन हम उसको ज्यादा वैल्यू करें। इस चीज के ऊपर लोगों का जो समझ आना, लोगों की विजडम आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रू फ्रीडम पैराडॉक्सिकली may not reside in infinite options but in the capacity to commit despite them. जो असल जो फ्रीडम है ना, वो पैराडॉक्सिकली किसी एक इन्फिनिट ऑप्शंस में रिसाइड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जितना ज्यादा ऑप्शन दे दिया जाएगा आप उतना ज्यादा फ्री महसूस करेंगे, लेकिन इस कैपेसिटी में कि आप कमिट करो इन सब के बावजूद। फॉर अ कल्टिवेशन स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस द मोरल टास्क अहेड मे नॉट बी एक्यूमुलेशन बट रिनंसिएशन। लिखा हुआ है कि अगर एक सिविलाइजेशन के लिए जो बहुत सारे चॉइसेस के बीच में फंसा हुआ है, जो मोरल टास्क आगे आने वाला है वो ये है कि आपको चीजें जमा नहीं करनी, वो तो अवेलेबल है, लेकिन आप कितनी चीजें त्याग सकते हो। मतलब चीजों को पाना अब आपको एक तरीके से समझदार नहीं बनाता। कितनी चीजें आपके पास हो सकती हैं पर आप नहीं रख रहे, वो आपको होशियार बनाता है, वो आपको समझदार बनाता है। बहुत भारी लाइन है, बहुत भारी लाइन है। आज से 10 साल बाद, अगर आप अभी 20-21 साल के हो, तो 10 साल बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि ये लाइन कितना भारी है। एनीवेज, आइए, पैसेज हमने पूरा कर लिया है, आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। लिखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसमें क्या टाइप ऑफ क्लॉज यूज किया गया है। पहला, व्हेन एवरीथिंग इज पोटेंशियली अटेनेबल नथिंग रिमेन्स सैंक्टिटी। जब हर चीज पाया जा सकता है तो कुछ भी जो चीज है वो सैंक्टिटी नहीं रखती, कुछ भी चीज पवित्र नहीं लगती, कुछ भी चीज खास नहीं लगती। तो यहां लिखा है कि व्हेन एवरीथिंग इज पोटेंशियली अटेनेबल, ये क्या है समझना। कंडीशन है, कॉन्ट्रास्ट है, टाइम है, रीजन है। देखो सबसे पहले एडवर्ब टाइम तो नहीं है, समय नहीं बता रहा, आप मीनिंग समझो। लिखा है कुछ भी पवित्र नहीं लगता, कुछ भी खास नहीं लगता, कब? जब हर चीज पोटेंशियली अटेनेबल है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, तो कुछ भी आपको खास नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसका मतलब ये वाला एक कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है ना, जहां पे कंडीशन बताया जा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट और रीजन तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये तो कंडीशन की बात है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पैसेज सजेस्ट दैट एबंडेंस स्ट्रेंथेन्स ह्यूमन कमिटमेंट। हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो एक एक लाइन को देख लेते हैं। लिखा पैसेज ये सजेस्ट करता है कि जितने ज्यादा चॉइसेस होंगे उससे उतना फायदा होगा ह्यूमन कमिटमेंट में। ये तो गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं बोला गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जहां पे भी वो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 है, 1 है, 1 है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इजी है, पर मैं बाकी तो ऑप्शन में पढ़ के दिखा दे रहा हूं। चॉइस फटीग इज पोर्ट्रेड एज अ सिम्टम ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर। जो चॉइस फटीग है, मतलब जो चॉइसेस हमें थका देती है, वो सिम्टम है मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर का। मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था। द ऑथर व्यूज डिसर्नमेंट एज अ हायर फॉर्म ऑफ फ्रीडम देन वैरायटी। ये लास्ट लाइन था, याद करना कि जब जजमेंट है कि क्या रखना और क्या नहीं रखना, ये ज्यादा बड़ा फ्रीडम है। तो 2 और 3 तो बिल्कुल करेक्ट था, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, मतलब आपने पूरा पैसेज पढ़ा, इसमें से क्या लगता है पैसेज को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है मीनिंग। द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑप्शंस क्रिएट साइकोलॉजिकल पैरालिसिस रेदर देन एम्पावरमेंट। जो प्रोलिफरेशन ऑफ ऑप्शंस है, मतलब जो हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकल पैरालिसिस क्रिएट कर रहा है हमारे दिमाग में, हमें दिमाग से अपाहिज बना रहा है। ये हमें एम्पावर नहीं कर रहा, हमें और ताकतवर या समझदार नहीं बना रहा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब 9 का जो ऑप्शन है उसमें 1 तो आंसर होना ही चाहिए। आ जाओ, 1 है, 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, ये तो आंसर नहीं हो सकता, यहां पे 1 है। अगला, मॉडर्न ह्यूमंस मिस्टेक मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस फॉर द प्रेजेंस ऑफ मीनिंग। जो मॉडर्न ह्यूमन है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस को प्रेजेंस ऑफ मीनिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। जो मॉडर्न ह्यूमन है उनका ये मानना, वो इस बात में कंफ्यूज्ड है कि भैया अगर आपके पास ज्यादा चॉइस है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत समझदार वाली चीज है, मतलब इसमें कोई मीनिंग है ना।
2 नंबर भी सही है, तो 2 वाला ऑप्शन होना चाहिए। ओनली 1 तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 भी करेक्ट है। 2 है। आगे बढ़ेंगे। द अबंडेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैज डीपेंड अप्रिसिएशन फॉर सिंप्लिसिटी। चूंकि हमें बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, हम सिंपल चीजों को अप्रिशिएट करना सीख गए। ये तो उल्टा ही गंगा है, ये तो मीनिंग था ही नहीं। हम वैल्यूएबल चीज को भी अब अप्रिशिएट करना भूल गए, ये मीनिंग था। तो 3 तो आंसर नहीं हो सकता, यहां पे 3 ऑप्शन में था, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ पैसेज। इनमें से कौन सा टाइटल जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है पैसेज के मीनिंग को? पहला, द एज ऑफ एंडलेस ऑप्शन। हम उस दौर में हैं जो कि एंडलेस ऑप्शन का दौर है, हो सकता है आंसर। अगला, फ्रीडम इन अबेंडेंस। पर्याप्त मात्रा में चीजें होना आपको कितना आजाद बनाती हैं? गलत है, ये तो नहीं, ये तो नेगेटिव कॉनोटेशन का हमें कोई टाइटल चाहिए ना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। चॉइस को लेके क्या लोगों के दिमाग में एक विरोधाभास है? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि 2 चॉइस था उसमें से एक चुनना था। अगर वैसा होता तो हम द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बोलते। व्हेन मोर बिकम्स लेस। जब ज्यादा जो है वो कम बन जाए। अब आप खुद बताओ, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी? लास्ट लाइन ही खत्म किया था इतने पावरफुल लाइन पर लाकर कि आपको समझदारी इसमें है, डिसर्नमेंट अगर आपके अंदर आ जाए कि जहां पे कम चीजें आपको ज्यादा लगे। तो यही तो हमारे पैसेज का टाइटल है। पूरा पैसेज ही तो अल्टीमेटली ऐसे पिरामिडिकल शेप में आकर यहां खत्म हो रहा था। पूरी बात बताई गई सिर्फ इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि लेस इज मोर, है ना? तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्हेन मोर बिकम्स लेस। क्लियर है? बढ़िया पैसेज था, मजा आया पढ़ के। एक अनाउंसमेंट है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, सीजीएल या सीएचएसएल, दोनों में से किसी के लिए भी। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और अगर अभी तक आपने किसी भी पेड बैच में एनरोल नहीं किया एंड यू विश टू, आप चाहते हो कि किसी बैच में एनरोल किया जाए, तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है? ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म का बैच है, बहुत सारे डिटेल्स हैं। मैंने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इससे रिलेटेड सारी बातें बताई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज उस वीडियो को पहले देखना, उसके बाद कोर्स परचेज करना। आप लोग बिना सुने बिना देखे कोर्स परचेज कर लेते हो, फिर बाद में बोलते हो कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो पहले वो वीडियो देख लेना इत्मीनान से, ज्यादा नहीं, 12-13 मिनट का वीडियो है बस। ठीक है? देख के सारी बातें स्टैब्लिश कर लेना और उसके बाद आप ये कोर्स अगर परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, केवल 599 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 1200 से भी ज्यादा उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वोकैब अच्छे खासे रिवीजन के लिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर खासा ध्यान है हमारा। ठीक है? मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, तो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको इस वीडियो को, जिस वीडियो में मैंने ये अनाउंस किया वो वीडियो मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट परचेज का जो कोर्स का लिंक है वो भी मिल जाएगा। ठीक है? सारी चीजें मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। एक बार पढ़ लो इसको, ट्राई कर लो। मैं जरा पानी पी लूं। आइए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पहले इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि लेवल अच्छा रहेगा, तो मैं कोई भी सिंपल छोटा सा सवाल लेके नहीं आ रहा। ठीक है? जो भी पैसेज का लेवल है वो अच्छा खासा रहेगा। और आपको क्या करना है, अब इसको एक बार पढ़ना है, सारे मतलब समझने हैं। उसके बाद कहीं से भी कुछ लिंक बनाने की कोशिश करनी है, पेयर बनाने की कोशिश करनी है, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई लिखा है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड फॉस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। लिखा है कि जो नए डेवलपमेंट है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंस्टीट्यूटेड है, बनाया गया है इस विजन के साथ कि वो सपोर्ट करेगा और फॉस्टर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को इमर्जिंग इकोनॉमीज में। S6 में है। अच्छा, S1 सबसे पहला एलिमेंट होगा, S6 सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। बीच के 4 हमको अरेंज करना है। ठीक है? ये दोनों फिक्स्ड अपनी जगह पे। S6 में है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स फ्रॉम द बैंक इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बोरोवर है बैंक्स इस बैंक का ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ये दोनों फिक्स्ड अपनी जगह पे। पी में है,
द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इस बैंक का पर्पस ये है कि ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज करे, रिसोर्सेज को लेकर आए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। कहां? ब्रिक्स में और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज में। क्यों में ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। हर मेंबर कंट्री का जो शेयर होल्डिंग है वो 20% है। आर में द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एनडीबी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रॉट इन कैपिटल यूएसडी 1 बिलियन एज इनिशियल कंट्रीब्यूशन। जो इसके पांचों मेंबर्स हैं, कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये सब एक बिलियन यूएस डॉलर लेकर आए थे इनिशियल कंट्रीब्यूशन में इस बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए। इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल शेयर होल्डिंग इन द बैंक। इंडिया और बाकी के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन सबका इक्वल शेयर होल्डिंग है बैंक्स के अंदर। राइट? ये पूरा हिंदी था। आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कहीं से भी अगर आपको कुछ लिंक मिल रहा है तो आप वो देख सकते हो। अच्छा, फर्स्ट में क्या था? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, एनडीबी जो है, उसके बारे में बताया गया था कि इसे बनाया गया है एक विजन के साथ। क्या विजन है? कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहता है, ठीक है, और सस्टेनेबल इनिशिएटिव लाना चाहता है इमर्जिंग इकोनॉमीज में। इसके बाद हम अब पीक्यूआरएस को अरेंज करके देखते हैं कि कौन सा अरेंज होता है। ठीक है? कहीं पे लिंक मिला, मुझे एक जगह लिंक मिला। यहां क्या लिखा होता है? ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग। हर मेंबर कंट्री का शेयर होल्डिंग है। अब सोचो S1 के बाद अगर मैं क्यू को फिट करूं तो कभी फिट होगा, क्योंकि S1 में लिखा हुआ था इसका जो एनडीबी था वो क्यू इंस्टीट्यूट किया गया था। और फिर मैं बोल रहा हूं हर मेंबर कंट्री का शेयर होल्डिंग है। कौन सा मेंबर कंट्री? नहीं पता ना हमें कौन से मेंबर कंट्री की बात हो रही है। जरूर क्यू से पहले कहीं कंट्री की बात की गई हुई, तभी तो यहां पे ईच मेंबर कंट्री बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे बोला गया हर मेंबर कंट्री के पास 20% है। कौन से मेंबर कंट्री? नहीं पता। इसका मतलब दो बातें। पहला तो S1 के तुरंत बाद क्यू नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, क्यू के पहले जरूर कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा लाइन होगा जहां पे कंट्री का जिक्र किया गया होगा। अच्छा, कंट्री का जिक्र कहां किया गया है? क्या पी में किया गया है? पी में कहीं पे कंट्री का जिक्र नहीं किया गया, तो पी के पहले क्यू नहीं हो, सर क्यू के पहले पी नहीं हो सकता, या क्यू के पहले पी था? नहीं हो सकता। क्यू के पहले पी नहीं है, क्यू के पहले पी नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दो ऑप्शन हमने यहां से काट दिया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यहां पे बोला जा रहा है आर में कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो ये हैं, और 1 बिलियन यूएस डॉलर ये लेकर आए थे। तो हम जब किसी बैंक के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कौन से कंट्री का कितना परसेंटेज है, तो पहले बताना तो पड़ेगा कि कंट्रीज कौन कौन से हैं। जिसका मतलब है हमें पहले ये बताना पड़ेगा ना कि कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो आर में बताया गया है कि कंट्रीज कौन कौन से हैं। कौन कौन से कंट्रीज है भैया? तो इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। हम ये बातें हम बोल सकते हैं, है ना? इसका मतलब यह है कि आर तो बैठेगा ही बैठेगा जहां पे कंट्रीज की शुरुआत हो रही है। अच्छा, उसके अलावा और देखना, यहां लिखा था एस में इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया और बचे हुए जो 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सबका इक्वल शेयर होल्डिंग है। इंडिया और जो बचे हुए 4 मेंबर्स हैं इन सबका इक्वल शेयर होल्डिंग है। ठीक है? अच्छा, इक्वल शेयर होल्डिंग है कितना परसेंट? 20%। कैसे पता चला? जब हमने एस के बाद क्यू बिठाया। यहां पे हमने बोला कि इंडिया और 4 कंट्रीज जो हैं उनके इक्वल शेयर होल्डिंग है। तो पहले देखो, हमने आर में बोला कि भैया इंडिया है इसका फाउंडिंग मेंबर। फिर हमने एस में बोला कि इन सब का ना बराबर का शेयर होल्डिंग है। फिर हमने क्यू में बताया कितने बराबर का है? 20-20% बराबर का है। जिसका मतलब है आर के बाद एस, एस के बाद क्यू होना चाहिए। चेक कर लीजिए, आर के बाद एस, एस के बाद क्यू होना चाहिए, आर के बाद एस के बाद क्यू। मिल गया आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी होगा? बोलो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। लिखा है कि आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का जो मतलब होता है, लिटरल मतलब जो होता है वो होता है विज्ञान, जीवन का विज्ञान। S6 में इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। ये किसके बारे में है? इन सारी चीजों का जो इंटर रिलेशनशिप है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। पी में लिखा है आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वेरियस वैदिक हिम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलोसफीज अबाउट लाइफ, डिजीज एंड हेल्थ। आयुर्वेदा जो है ये कहां से बनकर आया है? ये बहुत सारे वैदिक जो हिम्स है उनसे बनकर आया है। ठीक है, श्लोक से बनकर आया है, जो कि फंडामेंटल फिलोसफीज के बारे में बताते हैं, लाइफ, डिजीज और हेल्थ के बारे में। आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आयुर्वेदा जो है वो एक इंटीग्रेटेड व्यू लेता है, मतलब ये सबको साथ में देखता है। किसको किसको? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। द चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता
which developed around 2500 BCE are the main treatise of Ayurveda। लिखा है कि ये जो चरक संहिता हमने पढ़ा है और सुश्रुत संहिता हमने पढ़ा है, ये सब डेवलप हुए हैं 2500 BCE के अराउंड, और ये सारे मेन ट्रीटिसेस हैं आयुर्वेदा के। ट्रीटिसेस का मतलब होता है मेन सोर्स है, किताबें हैं जिनको पढ़ा जाता है। एस में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज कंसिडर्ड अ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। लिखा है कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हेल्थ है ना, ये एक प्री रिक्विजिट है, मतलब ये चीज, हेल्थ अच्छी होगी तो ही आगे की चीजें अच्छी होगी, ये सबसे जरूरी पार्ट है अचीव करने के लिए गोल्स को। कौन कौन से गोल्स को? धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को। ठीक है, ये हमारा पूरा पैसेज था, मैंने अभी सिर्फ हिंदी समझाया है। आइए अब इसको बना के देखते हैं। क्या कहीं पर आपको कुछ लिंक मिल रहा था? मुझको एक लिंक मिला था, कहां पे मैं दिखाता हूं। लिखा है इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। S6 एंडिंग है। इसके पहले वाला एलिमेंट के लिए मुझे कॉम्बिनेशन मिला, क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया था इन एस्पेक्ट्स के बीच में ये एक इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, और यही इंटर रिलेशनशिप के बारे में है। ठीक है, तो लिखा है बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। आइए ऑप्शन पे देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स की बात की है। क्या कहीं पे एस्पेक्ट्स का जिक्र है? आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वेरियस hymns rooted in fundamental philosophies. Ayurveda takes an integrated view of physical, mental, human beings. यहां पे देखना है spiritual and social aspects of human beings. यहां पे इंसान के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एस्पेक्ट की बात की गई है, और यहां पे बोला गया है कि ये इन्हीं के इंटर रिलेशनशिप के बारे में है। किन के इंटर रिलेशनशिप के बारे में? इन एस्पेक्ट्स के इंटर रिलेशनशिप के बारे में। जिसका मतलब है S6 के पहले क्या होना चाहिए था? क्यू होना चाहिए था। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि क्यू पे आके खत्म हो जाएगा? आई क्यू पे खत्म है, आर पे खत्म है, पी पे खत्म है, आर। अच्छा, एक ही ऑप्शन था, ये तो तुरंत बन गया, फिर इजी है ये। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पी, आर, एस एंड क्यू। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आज पहली बार देख रहे हो, या आप रेगुलर देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, इस मार्क्स बूस्टर सीरीज में हम 16 वीडियोस कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 16 वीडियोस में बहुत सारे कॉम्प्रहेंशन के वीडियो आएंगे। कॉम्प्रहेंशन का ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे ग्रामर के भी वीडियोस हैं, इसके अलावा जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनके वीडियोस भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर लग रहा है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं आपके लाइफ में, तो ऐसे केस में चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि यूट्यूब को यह पता चले कि ये कंटेंट अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, वो और स्टूडेंट्स तक इसको फैलाए। साथ ही साथ में कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि जो आज हम सवाल करने वाले हैं उसमें आपके टोटल कितने करेक्ट हुए। ठीक है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ग्रोथ कैसा है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ चीजें हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही, कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सारे रिव्यूज आप जरूर अपने कमेंट में डालिएगा, ताकि मेरे तक ये मैसेज पहुंच पाए कि इस चीज को ऐड करना है या इस चीज को हटाना है। ठीक है, इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, अगर मैं यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं और इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। लिखा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है जो फिक्स्ड है। द पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम प्री फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। लिखा है ये जो पॉलिसी था ना, ये फॉर्मुलेट हुआ था बहुत सारे कंसल्टेशन, हर स्टेज पे कंसल्टेशन किया गया था, फॉर्मुलेशन के पहले भी, फॉर्मुलेशन के वक्त भी और इंप्लीमेंटेशन पे भी। पी में है टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स इट सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिखा है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ये एक्सेस लाना चाहता है, इक्विटी लाना चाहता है, बराबरी लाना चाहता है, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन में, ताकि लंबे समय तक डेवलपमेंट हो सके। क्यों में इट हैज कम आफ्टर 34 ईयर्स रिप्लेसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये 34 साल बाद आया है, इसने रिप्लेस किया है जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था 1986 को, उसे। The policy also lays emphasis on bringing out the unique capabilities of each student, promoting ethical values, encouraging critical thinking, and fostering a culture of research and encouraging rootedness and pride in India. जो पॉलिसी है ये emphasis करता है, ये जोर देता है इस बात पर
कि लोगों की जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं वो निकलकर बाहर आए, ठीक है। ये इथिकल वैल्यू को प्रमोट करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है, और ये एक ऐसा कल्चर और रिसर्च फॉस्टर करना चाहता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो हमारे जमीन से जुड़ाव है या इंडिया पे जो हमारा गर्व है उसको इनकरेज करता है। एस में it aims to transform India into a vibrant knowledge of society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic and flexible। इसका ये एम है कि ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में, और साथ ही साथ में ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहता है इंडिया को। कैसे? हमारे स्कूल और कॉलेज इन दोनों को बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत होलिस्टिक बनाकर। ये पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में है? ये पूरा का पूरा पैसेज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सिस्टम के बारे में नहीं, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो 2020 में आया था, आपको याद होगा। आइए अरेंज करते हैं। कहीं कुछ लिंक मिल रहा है क्या? मुझे एक दो चीजें जो स्टैंड आउट कर रही है मैं पहले वो बता देता हूं। लिखा है द पॉलिसी ऑल्सो लेज इंफोसिस, ये ऑल्सो वर्ड को माइंड करिएगा। लिखा है पॉलिसी जो है ये इंफोसाइज करता है इसके अलावा, मतलब इसके पहले जरूर बताया गया होगा कि पॉलिसी क्या करता है, तभी तो सेकंड लाइन हम कह रहे हैं पॉलिसी ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, ये पहला लाइन है। आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल, मैं ऑल्सो पहले वाले लाइन में बोल सकता था कि आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट? नहीं, पहले मैंने एक चीज बताई कि आई प्ले क्रिकेट, फिर मैंने बताया कि मैं फुटबॉल भी खेलता हूं, तो ये एडिशन है ना, एडिशन है तो सेकंड में आएगा ना। तो यहां लिखा था द पॉलिसी ऑल्सो एम्फसाइजेस, ऑल्सो मतलब इसका पॉलिसी का एक और फंक्शन बताया गया होगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? इसका मतलब है कि मैं S1 के बाद R नहीं बिठा सकता। S1 में NEP को बस इंट्रोड्यूस किया गया है और R में बोला गया ये भी काम करता है। पहले ये बताओ पहला काम क्या करता है, ये तो दूसरा काम है। इसका मतलब R से तो शुरू नहीं होगा, R से जो ऑप्शन शुरू है ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है क्या ये चीज? आगे आइए। लिखा है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को? P में लिखा गया था कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या मैं S1 पर P बिठाऊं? लिखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? बताया कहा था अभी मैंने कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इसका मतलब P से तो शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, कहीं पे ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई थी क्या? यहां पे तो काम बताया गया था, यहां पे बताया गया था 34 साल पुराना है, यहां पे बताया गया था ऑब्जेक्टिव इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म। यहां बताया गया था कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, जिसका मतलब यह है कि S हम जहां पे भी बिठा रहे हैं, S हम जहां पे भी बिठा रहे हैं, P उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बताया गया था कि इसका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, और यहां बोला गया कि वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करेगा। इसका मतलब यह है S के बाद P होना चाहिए। ऑप्शन पे आई S के बाद P है, S के बाद Q है, नहीं हो सकता आंसर। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से बना सकता था ये बोल के कि Q से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पे बताया गया इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और फिर बताया गया कि ये आया किस लिए, किसकी जगह पे आया, पर वो बहुत आसान तरीका होता। मैं मतलब अगर मेरा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता फिर तो ये 10 सेकंड का सवाल था, मैं बोलता क्यों आंसर होगा, पर ये 10 सेकंड का सवाल है नहीं। मैं चाहता था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊं जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप जिस तरीके से, जितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, ठीक है। ये मैथ्स की तरह है ना कि आप कन्वेंशनल मेथड बनाओगे तो बन ही जाएगा, पर आप जितने ट्रिक्स लगाओगे, जितने शॉर्टकट्स लोगे, वो आप सोचोगे, बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। S1 पे आते हैं। लिखा है कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एंड इट मेक्स इंडिया एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन। लिखा है कॉटन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स है इंडिया का, और ये कॉटन ये बहुत इंडिया को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है। कहां प्लेयर बनाता है? ये ग्लोबल प्लेयर बनाता है कॉटन प्रोडक्शन में। S6 में लिखा है टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2 बेसिक स्टेपल ग्रुप्स विच मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन। लिखा है कि कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये लगातार अनाउंस करती है MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, ठीक है। और 2 बेसिक स्टेपल ग्रुप्स जो है उनको, कौन कौन से? मीडियम स्टेपल ग्रुप को, लॉन्ग स्टेपल कॉटन को। P में cotton sustains the livelihood of an estimated 508 million cotton farmers and 40 to 50 million people engaged in related activities such as cotton processing and trade। लिखा है कॉटन जो है वो जीविका चलाती है 508 मिलियन कॉटन फार्मर्स का इंडिया में, साथ ही साथ में 40 से 50 मिलियन लोग जो हैं उनको ये एंगेज्ड रखती है किस चीज में? कॉटन प्रोसेसिंग और ट्रेड में। क्यों में लिखा है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड 126 लाख हेक्टेयर्स
अंडर कॉटन कल्टीवेशन विच इज अराउंड 38% ऑफ वर्ल्ड एरिया। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना कॉटन प्रोडक्शन में, वो लगभग 126 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर आता है, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के 38%, जो पूरी दुनिया का जो कॉटन कल्टीवेशन होता है उसका 38% है ये आर में। द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन। ये जो कंट्री है हमारा, ये लगभग 25% टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन जो है उसका अकाउंट करता है, मतलब लगभग 25% कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं। एस में इन द रॉ मटेरियल कंजम्पशन बास्केट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60%। अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लगभग 60% कॉटन की भागीदार है। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ये कॉटन के बारे में है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक एक करके इसको अरेंज कैसे किया जा सकता था। बहुत अच्छा है ये सवाल। लिखा है कॉटन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैश क्रॉप है इंडिया का, और ये इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे बोला गया ग्लोबल प्लेयर बनाता है। कॉटन जो है वो जीविका चलाता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। इंडिया का जो कॉटन कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 126 लाख हेक्टेयर है। द कंट्री अकाउंट्स फॉर 25%। कंट्री जो है ये लगभग 25% जो है वो टोटल ग्लोबल फाइबर का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, ऊपर क्या बोला गया था जरा ध्यान दीजिएगा। बोला गया था ग्लोबल प्लेयर है ये, ठीक है। कहीं और पे ग्लोबल की बात की गई थी क्या? हाँ जी, यहां पे ग्लोबल की बात की गई थी कि जो इंडिया है ना, यहां पे देखना द कंट्री भी लिखा हुआ है। द कंट्री मतलब हम एक पर्टिकुलर कंट्री का जिक्र कर रहे हैं, इसके ठीक पहले वाले में उस कंट्री का जिक्र किया गया होगा, तो यहां पे देखना इंडिया लिखा हुआ था, उसी के लिए हम द कंट्री यूज कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो 25% जो टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन है उसका भागीदार है। तो क्या S1 के बाद R हो सकता है? लग तो रहा है हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात की जाए तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कॉटन का 60%। इसमें कहीं ग्लोबल होने की बात है क्या? नहीं, तो S से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। यहां पे बोला गया था इंडिया ग्लोबल प्लेयर है, और इंडिया में ये 508 लोगों की जीविका चला रहा है। इससे ग्लोबल प्लेयर होने का प्रूफ कैसे मिलेगा? गलत है, नहीं हो सकता। अब या तो Q से स्टार्ट है या तो R से स्टार्ट है। अभी मैंने आपके सामने प्रूव किया था कि यहां पे R से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पे द कंट्री लिखा हुआ और उसके पहले ठीक इंडिया यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। आंसर क्या होगा? ग्लोबल की बात यहां पे की गई थी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया है सवाल? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 पर आए हम। लिखा है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर इन इटली was a slackening of the control of religion over human life। लिखा है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर, जो इटली में जो ह्यूमनिस्ट कल्चर स्टार्ट हुआ था, उसका बहुत सारे फीचर्स में से एक था कि वो स्लैकन मतलब होता है लूज कर देना, कमजोर कर देना। वो जो धर्म का जो एक किसी भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है ना, वो उसको लूज कर रहा था। S6 में है देयर वाज ऑल्सो अ कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स। अच्छे जो मैनर्स होते हैं इंसान के, उसको लेके भी इस वक्त पे कंसर्न थे, चिंताएं थी। पी में लिखा हुआ है Though they were not irreligious, Italians were strongly attracted to material wealth, power and glory। लिखा हुआ है कि हालांकि वो irreligious नहीं थे, इटालियंस जो थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे मटेरियल वेल्थ की तरफ, पावर की तरफ और ग्लोरी की तरफ। क्यों में लिखा है He wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने वेल्थ को के एक्विजिशन को एक वर्च्यू माना था, ठीक है। He wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें उन्होंने एक जो आपके वेल्थ है उसको एक वर्च्यू माना था। आर में है इन ऑन प्लेजर लोरेंजो वाला अनदर ह्यूमनिस्ट क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजंक्शन अगेंस्ट प्लेजर। लिखा है कि एक ऑन प्लेजर नाम का कुछ छपा होगा, उसमें लोरेंजो वाला जो एक और ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था क्रिश्चियन इंजंक्शन को। इंजंक्शन का मतलब होता है नियम कानून बना देना किसी के लिए। आमतौर पर जब कोर्ट किसी को कुछ करने के लिए मना करती है ना, तो उसको इंजंक्शन कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि जो क्रिश्चियन इंजंक्शन था प्लेजर के अगेंस्ट में, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। एस में लिखा है फ्रांसेस्को बार्बरो वाज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस। फ्रांसेस्को बार्बरो नाम के एक ह्यूमनिस्ट थे, वेनिस के रहने वाले थे। आइए चलिए अरेंज करते हैं। कहीं पे कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? मुझको दिख रहा था। अच्छा देखना, S1 में लिखा हुआ था कि जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था इटली का, उसमें धर्म कमजोर पड़ रहा था। क्या उसके बाद हम क्यों बिठा सकते हैं कि ही रोट अ पैम्पलेट? ही कौन है भाई? S1 के बाद क्यू का तो सेंस नहीं बन रहा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया।
हम फर्स्ट एलिमेंट क्यू को नहीं रख सकते। आगे बढ़ेंगे, लिखा था इन ऑन प्लेजर लोरेंजो वाला अनदर ह्यूमनिस्ट। अच्छा, अनदर ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या है कि पहले हमने किसी ह्यूमनिस्ट का जिक्र किया होगा तभी तो हम इसको अनदर ह्यूमनिस्ट कह रहे हैं। क्या आर और कहीं ह्यूमनिस्ट की बात की गई थी एस, इसका मतलब यह है ना कि एस के बाद आर होगा, ठीक है, इमीडिएटली बाद नहीं होगा, पर एस के कहीं ना कहीं बाद ही होगा आर। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना, कि यहां पे एक ह्यूमनिस्ट का जिक्र किया गया और आर में बोला गया एक और ह्यूमनिस्ट था, तो पहले ये ह्यूमनिस्ट था तभी तो एक और ह्यूमनिस्ट था। इसका मतलब एस के बाद ही आर होना चाहिए, तुरंत बाद ना हो पर बाद में हो। एस के बाद आर होना चाहिए, एस के पहले आर है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पी एस क्यू आर। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमने इस वीडियो में 15 सवाल किए हैं कॉम्प्रिहेंशन के। लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि तगड़ा लेवल है, ठीक है। मेंस का लेवल या तो इसके बराबर होगा या तो इससे नीचे ही होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लेवल इसी तरीके का रखा जाए, रिलेवेंट रखा जाए, बहुत डिफिकल्ट ना हो, आसान भी ना हो, जो लेवल एग्जाम में आ सकता है वही लेवल। अब अगर आपको पढ़कर मजा आया है तो फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, साथ ही में यह भी बता देना कि 15 में से कितने करेक्ट किए आपने, ठीक है। ऐसे और वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए, वीडियोस को लेके आपका क्या ओपिनियन है ये जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने बच्चे प्लीज शेयर करना, चैनल को ग्रोथ मिलेगी तभी मैं मोटिवेटेड रहूंगा ये काम करने के लिए, ठीक है। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एंड दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आपसे आपकी मदद ही हो रही है फ्री में। आप बस इतना कर सकते हो कि चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।